ये मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि आप जब तक इस गलतफहमी से बाहर नहीं निकलेंगे कि आप एक आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल से नहीं लड़ रहे हैं, और वो आइडियोलॉजी ही उनका अंतिम लक्ष्य है, इसलिए आप उनको स्कॉलरशिप देकर के क्या बनाना चाहते हैं? उसामा बिन लादेन जाहिर आदमी था, जावेरी जाहिर आदमी था। ये केरल से और बंगलौर से और महाराष्ट्र से जो मुसलमान लड़के आईएस में भाग रहे थे, ये एमबीबीएस और डॉक्टर थे। क्या बनाना चाहते हैं? उनके फलसफे में ये है नहीं, उनके फलसफे में दूसरी दुनिया है। तो आपका पैसा, आपका समय, आपकी एनर्जी जाया कहां हो रही है? और आप अपने बच्चों को, जो संपन्न लोग हैं, वो कोई अमेरिका भेज देता है, कोई ऑस्ट्रेलिया भेज देता है, जो यहां हैं उनको मरना है। बंगाल में कितने लोग बंगाल छोड़ के बाहर आने की पोजीशन में हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ तक आपके सामने रखूं तो हम समझ पाएंगे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। भास्कर साहब ने 14 आश्रम के 1100 बच्चों की जिम्मेदारी ली हुई है। आपके शहर में तो है भास्कर साहब, आपके शहर में उनको पैसा देने वाले लोग भी हैं, राष्ट्रवादी भी हैं। मानसिक अपंग बच्चों के स्कूल में 10 साल से कन्वर्जन चल रहा था, 10 साल से, और उन बच्चों को आपने फिदाइन बनाया रखने के, जिनका मानसिक अपंग बेचारे किसी को दिखता नहीं है, वो इस एजेंडे पर लगे हुए हैं। लेकिन आपको नैरेटिव क्या दिया है? इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। आपने उसे और आगे बढ़ाया, सारे धर्म शांति का पाठ पढ़ाते हैं। झूठ को आगे बढ़ाने में हम दुनिया के पहले समाज हैं कि जिस चीज से लड़ नहीं सकते, जिसके सामने बोल नहीं सकते, जिसके सामने सच कहने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हम एक नया रास्ता निकाल लेते हैं और फिर उस झूठ को जीने लगते हैं। आज सारा संकट इसीलिए है। बहुसंख्यक समाज के 1100 बच्चों के लिए एक शहर में, एक राज्य के छोटे से शहर में एक आदमी उसके इंतजाम में खपा रहा है अपनी जिंदगी। आज इससे मांगा, कल उससे मांगा, परसों से मांगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर, बहुत बुरी हालत है, और हम सबसे ज्यादा संपन्न लोग हैं बहुसंख्यक समाज में। ऐसा भी नहीं कि हमारे पास पैसा रुपया नहीं है। और जिनको हम कहते हैं ये गरीब हैं, ये गैर पढ़े लिखे हैं, ये एजुकेटेड नहीं है, वहां मुझे बताइए कितने यतीम खाने खुले हुए? वहां कोई आपने देखा आज तक? आपने तो ऐसी पैसे की प्रोग्रेस की है कि जितना आप 47 में थे, 2021 आते आते इस देश में सबसे ज्यादा वृद्ध आश्रम खुले हैं। जिसके पास पैसे की संपन्नता आ जाती है, वो अपने मां बाप को से अब थोड़ा आउटडेटेड लगते हैं। पैसे के बल पे वो उनको वृद्धाश्रम में ले आता है। स्टडी करके देख लीजिए, आज की डेट में कोई चीज छुपी हुई नहीं है। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम पिछले 20-25 साल में बने हैं। एक कोई मुझे दिखाइएगा पूरे हिंदुस्तान में कोई एवेल्युएशन हो सकता है? कितने यतीम खाने और कितने मुसलमानों ने अपने मां बाप को बुढ़ापे में वहां रखने के लिए बना दिया हो? एक बता दीजिए। क्योंकि हम पूरा समाज सिर्फ मटेरियलिस्टिक हो गए। संपन्नता बड़ा आदमी वो है जिसके पास पैसा है, जबकि हमारे संस्कारों में सबसे बड़ा आदमी वो होता था जिसके पास मूल होते थे, आदर्श होते थे, ज्ञान होता था। उसे तो हम डाउन मार्केट समझते हैं। इसलिए बहुत कुछ होता रहा इसी समाज में, इसी देश में, मेरी और आपकी आंखों के सामने होता रहा, लेकिन हमने कभी छोटे छोटे ग्रुप में चर्चा भी नहीं की, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं था। सुबह जाना है, शाम को आना है, बॉल खेलना है, 2 पैक लगाने हैं और सो जाना है, क्या देना देना है हमको? क्या देना देना से? जब तक आप आपके घर ना आ जाए। यही कश्मीरियों ने किया था। कश्मीरियों को बहुत समझाया गया कि 1935 में लाहौर में क्या हो रहा है, तुमको कुछ पता है? लाहौर की सड़कों का एक सीन आपको बताता हूं जो जंग अखबार में चला था। एक तस्वीर है, उसमें न्यूड महिलाएं बिंदी लगाए मां भरे नाच रही है सड़कों पे, और उनके पति ढोल बजा रहे हैं। 35 में जिन लोगों ने यह देखा हो कि जिनके साथ आप रह रहे थे वो लाहौर जो भगवान राम के दोनों पुत्रों के नाम पर रखा गया, वहां पंजाबी औरतों को रेप करके सड़कों पे नाच कराया गया और लोग ढोल बजा रहे थे। ये 1935 की घटना है। जो 1935 में हुआ वो 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में हुआ। आप बाकी पूरे देश में बात करते थे कश्मीर, अच्छा ऐसा हुआ था, पता नहीं यार। इससे कहते हैं मुर्दा कौम। हम चलते फिरते इंसान हैं लेकिन अंदर से मरे हुए हैं। हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जिंदा कौमों की निशानी यह होती है कि अगर यहां कुछ हुआ है, इस बड़ौदा में कुछ हुआ है, तो शाम तक यूएनओ के बाहर खबर बन जानी चाहिए।
इसलिए अखलाक की घटना जो गाजियाबाद के एक छोटे से शहर में हुई, उसे युवकों के सामने भी डिमॉन्स्ट्रेशन होते देखा। नरेंद्र मोदी लंदन में गए, उस होटल के बाहर भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए देखा। हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा माहौल बन गया कि पूरी सरकार, पूरा व्यवस्था खामोश, कुछ करना नहीं है। लेकिन 1984 हुआ, मॉब लिंचिंग नहीं हुई देश में। कश्मीर हो गया, मॉब लिंचिंग नाम का शब्द नहीं सुना हमने। निकिता तोमर को मार दो, अंकित शर्मा को मार दो, अंकित सक्सेना को मार दो, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी पूरी टीम ने जून 2014 से पीयूष भाई दिसंबर 2020 तक पूरे देश में एफआईआर और कंप्लेंट के बलबूते फला शहर में फला हिंदू को कब मारा, क्यों मारा और क्या कोई 161, जिसमें 35% दलित हैं। मुसलमानों की लिंचिंग में 161 लोग पिछले 4 साल में, 5 साल में मारे गए हैं। कई शब्द सुना आपने मॉब लिंचिंग का? इसलिए अखलाक के मरने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी विल नॉट टॉलरेट मॉब लिंचिंग, इंडिया कैन नॉट बिकम ए लिंचिस्तान। और कश्मीर में हमारे ही साथी सुशील पंडित सुप्रीम कोर्ट गए कि सर इतना बड़ा हादसा हुआ है, उस राज्य की सारी न्याय व्यवस्था पंगु हो गई है, हमारी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस बदतमीजी और मायूसी के साथ ये कहा कि अब इतना पुराना केस है, अब हम कैसे सुन सकते हैं मारे गए आपके देश में, जिसे आप अपना कहते हैं, जिसमें आप टैक्स देते हैं। और जिन्होंने मारा, जो ओपनली कह रहे हमने मारा, वो प्रधानमंत्री के निवास में गले मिलते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री निवास में बुला करके गले मिला जाता है, उनके लिए विशेष पैकेज दिया जाता है। इसलिए इस देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जो अभी नहीं नजर आएंगी। आप चाहे तो देखें, चाहे तो ना देखें। और मैं आप लोगों से शायद इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग पॉलिटिक्स के कारण जिंदा नहीं है, आपके कारण पॉलिटिक्स जिंदा है। क्योंकि आप पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को, नेताओं को, सरकारों को लीगली, इलीगली, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जो पैसा आप देते कोई और नहीं देता। सरकारों को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और पार्टी को चलता देते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या आप ये सवाल तो पूछे भाई कि हमको सड़क पे गुंडा मार रहा है और हम कंप्लेन लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, हम संविधान की लेकर अपने सर पर ढो रहे हैं, और पार्लियामेंट में दलाल नेताओं के होते हुए राष्ट्र विरोधी, इस देश की भूमि के विरोधी ऐसे ऐसे कानून बने हैं जिनका जिक्र मैंने आज भी किया, कल भी किया, और आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए फिर कर देता हूं। हम चर्चा करने से क्यों डरते हैं? मेरे यहां जोर से चिल्लाने से क्या मुझे कोई खा जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? और हम सब तो ये बिलीव करते ही हैं, कुरान भी ये बिलीव करता है कि जब आपके जाने का वक्त होगा ना, उससे 1 सेकंड, न 1 सेकंड पहले, न 1 सेकंड बाद आप जा नहीं सकते। तो फिर डर किस बात से है? अपनी मर्जी से तो मैं मरूंगा नहीं, ना अपनी मर्जी से पैदा हुआ। तो सच तो बोलो यार, अपने आपस में चर्चा तो करो, उसका कोई रास्ता तो निकालो। हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। इसलिए आपके खिलाफ 1956, 1995 और 2013 में सब हो गया। आपने कहा हमें पता नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो इसमें इंटरेस्ट है जीएसटी कितना बढ़ा, कितना घटा, इनकम टैक्स कितना बढ़ा, कितना घटा, पेट्रोल की कीमत, हम इससे ही बाहर निकल पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारी महंगाई का ठेका हमारा ही है, और तो ना कौमी रह रही, ना लोग रह रहे, ना किसी को समस्या हो रही, हम ही को सबसे ज्यादा समस्या है। प्याज के दाम बढ़ गए, हमने दिल्ली की सरकार गिरा दी। हम जैसे लोग हैं भाई। 2013 में गूगल पे सर्च कीजिएगा, राष्ट्रवादी ताकतों की कितनी गिनती थी संसद में? 10, 20, 50 कुछ तो होगी, कुछ तो होगी। 2013 में ऐसा तो था नहीं कि पार्लियामेंट में आप थे ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं एक भी होता, पूरे देश में चिल्लाता रहता, सड़कों पे चिल्लाता, कोई तो सुनता। मैं भी तो ऐसी चिल्लाते चिल्लाते यहां तक आया हूं। 2013 के अंदर भारत की पार्लियामेंट में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट रखा गया, जो कानून बन गया। आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है इसका? हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए। कितने लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी कानून के बारे में सुना है मेरे सुनने से पहले? नहीं सुना। पीयूष जी, आप लोग प्रधानमंत्री बना के भेजते हैं, आपकी से जब भेजें तो उसको चीजें बता के भेजें। एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। सत्ता के लोग भी चाहते हैं कि चौराहे चौराहों पे इसका डिस्कशन हो, ताकि दबाव बने समाज के अंदर। तो सरकार कहेगी नहीं, दबाव है, हमें करना